पार्ट, ये है पार्ट 1 सब्जेक्ट से संबंधित, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित 80 मार्क्स का होगा। जैसे पहले होता था सेम टू सेम वैसा ही है, 80 मार्क का होगा ये 80। यहाँ पर ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसका आपको कितना नेगेटिव पड़ता है, 0.25 का। फिर देखिए पार्ट 1 तो ये हो गया, पार्ट 2 भी आपको दिखा देते हैं। पार्ट 2 आ गया यहाँ पर आपका बीएड पोर्शन का। जो आपने सब्जेक्ट्स बीएड में पढ़े थे वहाँ से ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स के यहाँ पर आएंगे आपको 20 क्वेश्चन। 80 का आपको हिंदी साहित्य का आएगा, ठीक है, और 20 का आपको बीएड पोर्शन का आएगा जो आपने बीएड के समय में पढ़ा था। अब धीरे धीरे देखते हैं सारी चीज़ें क्या कैसी हैं, कौन सा यहाँ पर बदलाव हुआ है, किसको हमने ज़्यादा वेटेज देनी है। यहाँ से हमने जो जानकारी लेनी थी वो तो यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं पार्ट 1 सब्जेक्ट से संबंधित है, 80 मार्क्स का है ये। जैसे कि जो यहाँ पर देखिएगा हिंदी भाषा का इतिहास नॉर्मल है, हम इसे निरंतर करते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके पश्चात जो दूसरा है यहाँ पर साहित्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन, ये भी हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही है, इसमें भी कोई नया बदलाव नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं ढंग से आपको एक एक चीज़ पढ़ाकर बता दूंगा इस वीडियो में। तीसरा यहाँ पर है हिंदी भाषा और उसका विकास, ये भी नॉर्मल है, कोई इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही इसमें पूछी जाएंगी चीज़ें। चौथा जो पोर्शन यहाँ पर ये हुआ है हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित प्रमुख रचनाएं, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो आप में से नेट या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, नेट या सेट की, तो उनके लिए कोई बदलाव नहीं है, नॉर्मल है उनके लिए चीज़ें। क्यों? क्योंकि नेट में ये चीज़ें पहले से लगी हुई हैं, नॉर्मल है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। क्या इसमें नया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको ये कवर करवा दूंगा, अपने टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो सेकंड पेपर है इसके बारे में भी आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ, इसका भी आपको कुछ ना कुछ करवा ही दूंगा, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये। क्यों? जो पूरे पैटर्न को निर्धारित करके पूरे पैटर्न को फॉलो करके पढ़ेगा उसका पीजीटी का पक्का होगा, लिख कर ले लो आप। देखिए तो ये है आपका हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित प्रमुख रचनाएं, ये बदलाव हुआ है ना, बाकी तो कुछ बदलाव नहीं है। इसमें देखिए पहला जो है क भाग भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन हिंदी काव्य, इसमें देखिए क्या है कबीर ग्रंथावली, इसके संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें पद आपसे पूछे जाएंगे 108 से लेकर 209 तक, नेट पर आधारित है, ये पूर्णतः नेट पर आधारित है, कोई अलग नहीं है। दूसरा है जायसी ग्रंथावली, ये संपादक इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और इसमें आपसे पूछा जाएगा मान सरोदक खंड एवं नागमती वियोग खंड, ये जो दो खंड आपसे पूछे जाएंगे। जो ये मान सरोदक खंड है ये नेट में नहीं है, ये आपको अलग से यहाँ पर लगाया गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर नागमती वियोग खंड ये पहले से ही अपना इसमें लगा हुआ था नेट में। यहाँ पर देखिए आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कबीर ग्रंथावली, प्रश्न बन सकता है कि कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे। विकल्प में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए गए हैं तो ये आपने टिक लगाना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। दूसरा कि जो जायसी ग्रंथावली है इसके संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और इसके ये पाठ पूछे जा सकते हैं कि नागमती वियोग खंड और मान सरोदक खंड किसकी खंड हैं, तो ये जायसी ग्रंथावली के खंड है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर अगला है यहाँ पर तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस। रामचरितमानस का भी कौन सा कांड पूछा जाएगा? उत्तरकांड। कौन सा कांड? उत्तरकांड। इसके पश्चात है सूरदास का भ्रमर गीत सार, ये भी प्रश्न बन सकता है कि भ्रमर गीत सार किसका है? सूरदास का है। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो पद आपने देखने हैं 21 से लेकर 70 तक के पद आपने देखने हैं। फिर आगे है मीराबाई, मीराबाई की पदावली।
इसके संपादक कौन है? संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। पद संख्या है इसकी 1 से 20 तक। पद संख्या कितनी है? 1 से 20 तक। फिर अगली जो यहाँ पर मुख्य कृति है बिहारी सतसई, किसके संपादक वाली? ये इसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके पद संख्या कितनी है? 1 से 50 तक के ये पढ़ने हैं। अगला है घनानंद कवित। भाई तू यहाँ पर रह। घनानंद कवित, इसके संपादक कौन थे? संपादक थे विश्वनाथ मिश्र। कवित संख्या 1 से 30 तक। कवित संख्या 1 से 30 तक। ये था आपका भक्ति काल और रीतिकालीन हिंदी काव्य से जो आपको नया यहाँ पर लगा है। फिर ख है, ख खंड आधुनिक काव्य से संबंधित है ये। इसमें कौन कौन से कवि आपको लगे हैं, कौन कौन सी रचनाएं? जैसे कि मैथिली शरण गुप्त लगे हैं। इनका साकेत का कौन सा सर्ग? नवम सर्ग। साकेत का नवम सर्ग है और नेट से संबंधित है ये। फिर दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका लगा है कामायनी, संपूर्ण कामायनी नहीं, श्रद्धा और आनंद सर्ग। श्रद्धा और आनंद सर्ग, ये 2 सर्ग यहाँ पर लगे हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी 2 कविताएं हैं, एक तो राम की शक्ति पूजा और दूसरी सरोज स्मृति। नेट में ही लगी हुई रचनाएं हैं ये, थोड़ा सा नेट से घटाकर यहाँ पर डाला गया है। जैसे कि कामायनी में जो आपका नेट में ज़्यादा सर्ग लगे थे, परंतु यहाँ पर पीजीटी हिंदी की बात करें, यहाँ पर श्रद्धा और आनंद 2 ही सर्ग लगे हुए हैं। फिर देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं? परिवर्तन और नौका बिहार, नेट से संबंधित ही हैं। फिर महादेवी वर्मा है, इनकी जो रचनाएं लगी हुई हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, बिकल। भाई तो क्यों आ रहा है बार बार? मैं यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, बिकल फिर बिकल हैं प्राण मेरे, जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी वर्मा की कुछ एक रचनाएं नई लगी हुई हैं, नेट में नहीं है ये भी आपको करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की, इनकी है उर्वशी, इसका 3य अंक लगा हुआ है, ये भी नया है। फिर नागार्जुन, इनका कौन कौन सी कविताएं हैं? अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ मैं, ये नेट वाली ही रचनाएं हैं। फिर है अज्ञे की, कलगी बाजरे की, असाध्य वीणा, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, ये भी नेट वाली ही रचनाएं हैं। फिर है मुक्तिबोध, इनका है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ये भी नेट से ही ली गई हैं हूबहू। इसके पश्चात आगे देखिए आगे क्या है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका है सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। ठीक है, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियाँ। फिर धूमिल, इनका है सुदामा पांडे धूमिल, इनका है काल दर्शन, रोटी और संसद, मोचीराम, तो ये धूमिल जी की हैं। तो ये हो गया आपके पास काव्य से संबंधित जो चीज़ें आई हुई है नई। फिर आधुनिक गद्य में जो नई चीज़ें आपके लिए लगी हैं उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि उपन्यास की बात करते हैं तो काफ़ी कम चीज़ें डाली गई हैं, नेट की तरह पूरा सिलेबस फॉलो नहीं किया गया, नेट से घटा कर पूछा गया है यहाँ पर। जैसे कि उपन्यास की बात करें तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र का है गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु का, रुकिएगा इसको निकाल ही देते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र का है गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, अज्ञे का है शेखर एक जीवनी भाग 1, विषम सहानी का है तमस, मनु भंडारी का है आपका बंटी। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 उपन्यास आपको लगे हैं अलग से। फिर अगर कहानी की बात करें, कहानी में देखिए आपके समक्ष है माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, प्रेमचंद्र का ईदगाह, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जनेंद्र कुमार की पत्नी कहानी नई लगी है, नेट में नहीं है, अज्ञे की रोज़ कहानी लगी है, उषा प्रेमबदा की वापसी कहानी है, नेट में नहीं है, अलग से लगी हुई है, निर्मल वर्मा, ये अलग वाला यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, निर्मल वर्मा परिंदे कहानी नेट में लगी हुई है, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम नेट में लगी हुई है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की नई है, नेट में नहीं लगी है, पिता कहानी ज्ञानरंजन सिंह की, ये भी आपको नेट में लगी हुई है, नॉर्मल है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, ये भी आपको करवा देंगे।
जो जैनेंद्र की, देखिए ये आपने कहानियाँ भी याद रखनी है। पूछा जा सकता है एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, माधवराव सुप्रे की है। ये वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ से आपने सिर्फ डाटा ही कलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से आपने क्या करना है और प्रश्न भी तैयार करने हैं अपने जो आपके प्रश्न बनेगी। जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, माधवराव सुप्रे की है। ईदगाह कहानी किसकी है, प्रेमचंद की है। आकाशदीप किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की है। पत्नी कहानी किसकी है, जैनेंद्र की है। रोज कहानी किसकी है, अज्ञे की है। वापसी कहानी किसकी है, उषा प्रेमवदा की है। प्रेमदे किसकी कहानी है, निर्मल वर्मा की है। तीसरी कसम किसकी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। इस तरह से आपने याद रखना है, आपको डबल फायदा होगा इस वीडियो से। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके उत्तर दे दिए जाएंगे। ये तो आपकी कहानी लगी थी कितनी, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहानियाँ लगी हैं। 5 उपन्यास 10 कहानियाँ। और नाटक देखिए, नाटक भी यहाँ पर है। अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, पुराना ही है, नेट वाला, नया नहीं है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, पुराना। नेट, पुराने का तात्पर्य है नेट से लगी हुई चीज़ें। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, नॉर्मल है ये भी। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है, ये नया है, न्यू। फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये भी नेट वाला ही है। कितनी लगी है यहाँ पर रचनाएं आपको नाटक की, 1 2 3 4 5 नाटक लगे हैं। 5 उपन्यास 5 नाटक 10 कहानियाँ। फिर इसके पश्चात निबंध और अन्य विधाएं। निबंध और अन्य विधाएं में आपको क्या क्या लगा है, निबंध और अन्य विधाओं में आपको देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, नेट वाला ही है। शिव शंभू के चीठे बालकृष्ण भट्ट का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। और जो महादेवी वर्मा का घीसा, ये इनका रेखा चित्र है घीसा, ये नया है, नेट में नहीं है ये। यहाँ पर भी आपको 5 ही रेखा चित्र इत्यादि जो निबंध है, रेखा चित्र 5 लगे हैं। जिस प्रकार से आपके नाटक हैं, उपन्यास है, उसी प्रकार से निबंध और अन्य विधाएं भी आपकी 5 ही नहीं लगी हैं। हाँ, एक ये रह गया, 6 हैं ये। विष्णु प्रभाकर का अवारा मसीहा, ये भी नेट वाला ही है। घीसा जो है ये नया है यहाँ पर। फिर ये तो रहा नया जो पाठ्यक्रम लगा है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए एक यूनिट थी इसमें, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो हम करते ही हैं। इसमें क्या क्या है, एक तो देखिए प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आपके इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास है। फिर है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये हम करते ही हैं और करा भी है हमने। जो सेकंड है आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत आपकी आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं हैं। फिर है रासो काव्य के अंतर्गत प्रमुख प्रवृत्तियाँ रचनाएं, हिंदी जैन साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, ये भी पहले से करते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं है इसमें। फिर जो तीसरा भाग है भक्तिकाल, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल भी से कहा जाता है, ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। भक्तिकाल के बारे में क्या क्या अपडेट है यहाँ पर, भक्तिकाल की वैचारिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, नया है ये। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, संत काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियाँ कवि और रचनाएं, सूफी काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियाँ कवि और रचनाएं, राम काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियाँ कवि और रचनाएं, कृष्ण काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियाँ कवि और रचनाएं। नॉर्मल है, पहले से पढ़ा हुआ है हमने ये, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर जो रीतिकाल है यहाँ पर, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। इसमें क्या है, रीतिकाल की युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल का नामकरण एवं सीमांकन, रीति कवियों का आचार्यत्व, ये भी पहले वाला ही है, जिसमें देव इत्यादि आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं, जिसके अंतर्गत है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त का प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्य, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि। नॉर्मल है, ये हमने पहले से ही किया है, कोई इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। जो पहले से पढ़ते आए हैं ये वही है, जो मुझे नया लगा वो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। फिर जो आधुनिक काल है, इसमें देखिए क्या क्या है। आधुनिक
पद्य साहित्य, एक होता है गद्य, दूसरा है पद्य साहित्य। इसमें देखिए आधुनिक काल का युगीन परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पहले से पड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये भी हमने आपको करवाया हुआ है। भारतेंदु और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि और रचनाएं, ये भी पहले का ही है, कुछ नया नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि और रचनाएं, पुराना ही है। छायावाद, प्रमुख काव्य कृतियाँ, कवि और रचनाएं। छायावादोत्तर हिंदी कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि और रचनाएं, ये भी पुराना ही है। समकालीन हिंदी कविता, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि और रचनाएं, ये भी पुराना है, नया नहीं है इसमें भी। ये जो कोर्स में हमने आपको पहले ही चीज़ें दी हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर देखिए आधुनिक गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आपने देखना है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, पहले वाला ही है। नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल, हिंदी की विविध गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का विकास, प्रमुख कहानी आंदोलन, कहानीकार एवं रचनाएं। फिर है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास और समकालीन हिंदी उपन्यास। इसके पश्चात आगे है यहाँ हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युगीन, प्रमुख नाट्यकृतियाँ एवं नाटककार। इसके पश्चात है हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, रचनाएं और रचनाकार और रचनाएं, नॉर्मल सा दिया गया है ये। फिर है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक और रचनाएं। फिर है स्त्रीवादी आलोचना, कोई बदलाव नहीं है इसमें। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रचनाकार और रचनाएं, पहले वाला ही है। विविध अस्मिता विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श का वैचारिक आधार, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और रचनाएं, पहले वाला ही है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास, पहले वाला ही है। जो अपना ये साहित्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन, काव्य शास्त्र भी हम इसे कह लेते हैं। जैसे कि साहित्य शास्त्र के अंतर्गत दो हमारे भाग आते हैं, एक है भारतीय काव्य शास्त्र, एक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये दो भाग हैं। पहले देख लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार। फिर है रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा। फिर है अलंकार संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण एवं प्रमुख सिद्धांतकार। फिर है रीति संप्रदाय, इसमें भी वही है, रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। फिर है वक्रोक्ति संप्रदाय, इसमें भी वही है, वक्रोक्ति की अवधारणा, भेद, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद। इसके पश्चात है ध्वनि संप्रदाय, इसमें ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद। इसके पश्चात है औचित्य संप्रदाय, औचित्य सिद्धांतकार की प्रमुख स्थापनाएं एवं भेद। ये हमने पहले से किए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें नए नए नाम लग रहे हैं, परंतु किया हुआ है, जितना हम आपको करवा रहे हैं उतना ही करोगे तो आपका हो जाएगा ये पीजीटी का। फिर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसमें देखो प्लेटो हमने देख लिया था। प्लेटो का क्या है, काव्य सिद्धांत। अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती, विवेचन, विरेचन सिद्धांत। लोंजाइनस का क्या है, लोंजाइनस का है औदात्य सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ का है काव्य भाषा का सिद्धांत। कॉलरिज का है कल्पना और फैंटेसी। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड का है आलोचना का स्वरूप। रात को हम ये डिस्कस कर रहे थे किसी के साथ, उनको समझ आ गया होगा कौन है। फिर है टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। ये जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये थोड़ा सा आपको बदलाव करके डाला गया है, ठीक है, क्योंकि नेट में ज़्यादा वाइड है, ऐसे भी ज़्यादा वाइड है जो आपको पुस्तकों में मिलता है। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक में यहाँ पर थोड़ा सा सीमित कर दिया है इसको हम करवाएंगे आपको कोर्स में सारा कुछ। जो भी कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको ये सारा कुछ मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे मिलेगा सारा कुछ। फिर आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है। साथ में देखिए यहाँ पर आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धतियाँ एवं वैचारिक दर्शन।
मार्क्सवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मनोविश्लेषणवाद के बाद में अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, देरिदा की विखंडन की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद, ये है आपका। इसके पश्चात देखिए हिंदी और उसका विकास, ये भी बड़ा अच्छा लगा मेरे को पोर्शन, बहुत ही अच्छा। अब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयार हो जाओ जॉब लेने के लिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, पता होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ते रहोगे। क्योंकि देखिए ऐसे हमारे जो पीजीटी है, पीजीटी में चीज़ें लगी रहती थी कि सिलेबस नहीं आता है, हम दिन रात जो मर्जी पढ़ते रहते हैं और परीक्षा में कुछ और ही पूछा जाता था। परंतु अगर सिलेबस अब आ गया है, आपको पता है क्या आपने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जो हिंदी भाषा और उसका विकास है ये हमने पहले ही पढ़ा है, फिर भी आपको बता देता हूँ। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, सौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश हैं। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। फिर है हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, ये ग्रामर का यहाँ से शुरू हो जाता है। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर है हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, वाक्य रचना का भी ध्यान रखना है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। फिर है संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, ये भी अच्छी चीज़ें आपको लगी हुई हैं। फिर जो यहाँ पर है आपका हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये था आपको जो नया लगा पूरा, ठीक है। ये आपको मैंने हर एक चीज़ पढ़ा कर दिखा दी, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा वैसे वैसे आपने तैयारी करनी है। तो पार्ट 1 हमने यहाँ पर देख लिया। हिंदी का 80 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिए कोई ढंग से अगर 80 क्वेश्चंस को ही पढ़ेगा तो वो अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ज़्यादा कैप्चर करने के लिए लगे रहे तो कई बार आपको ये प्रभावित भी कर सकता है, क्योंकि नया सिलेबस लगा होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि मुझे लग ही रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये। तो मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ, घबराना नहीं आप लोगों ने। नॉर्मल है ये चीज़ें। जब हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे शुरू में तो इस तरह से ही पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, तो उस समय हम लोग भी घबरा गए थे। तो जब नेट का नया सिलेबस लग गया था तो ज़्यादातर बच्चे घबरा गए थे, जैसे कि उनमें मैं भी था। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया कि कहाँ से इतना सारा डाटा लाना है। तो जिस बच्चे ने अपने आप को कंफ्यूज कर दिया, घबरा गए तो वो अपनी परीक्षा से स्वयं वंचित रह गए थे। जो अपने आप को शांत रख पाए, जो मैटर उनको उपलब्ध होता रहा उससे तैयारी करते रहे, तो वो उस समय JRF ले गए थे। क्यों? क्योंकि नया पाठ्यक्रम था। तो जब नया पाठ्यक्रम लगता है ना तो मित्रों ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, आसान उस समय पेपर आया था, बहुत आसान। जो हम लोग घबरा गए तो हमने तो गड़बड़ कर दी। जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी घबराया नहीं, अपने आप को बिल्कुल भी अशांत नहीं किया, खुद घबराए नहीं, तो वो इजीली पेपर ले गए। जैसे हम लोग घबरा गए थे तो हमारा पेपर रह गया था, उस समय हमारा नेट भी नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो जब हमने उसके बाद दूसरी बार सोचा कि कहाँ से क्या क्या गलती हमने की, उनमें हमने सुधार किया, तब जाके हमारा JRF हुआ था। तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ी सी राय देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है। पूरे पाठ्यक्रम को देखना है, कहाँ से आपको ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, कहाँ से आपको ये नुकसान दे रहा है। तो इसको आप स्वयं ही देखिएगा। अगर कोई आपको संदेह रहता है तो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको अनुभव के आधार पर बताई कि आप ऐसा मत करिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपकी जो अपनी इतनी मेहनत अभी तक की थी वो पानी की पानी, धरी की धरी और पानी की तरह वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, भावनाओं को समझो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर आ गया B.Ed पोर्शन का।
आप लोगों ने जो भी ये दे रहा है ना अपना पीजीटी, सभी ने बीएड के समय में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो आपके लिए नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने नेट जेआरएफ की तैयारी की है उनके लिए भी ये नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने भी ये पहले पढ़ी हुई हैं। आपके लिए अगर सिस्टम से पढ़ोगे, जितना यहाँ पर दिया है उतना ही पढ़ोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे, तो फ़ायदेमंद ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या पूछी जा रही हैं, जैसे कि देखिए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये आपने देखना है। जो आपके पास बीएड की पुस्तकें हैं उसको आप देखिएगा, पूरा का पूरा आपको वहीं से उठाया हुआ मिलेगा ये। फिर जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पर टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये भी आपकी बीएड की पुस्तकों में ही दिया हुआ है। तीसरा है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी बीएड से ही लिया गया है, जो बीएड पोर्शन है आपका। इसके पश्चात यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा नया मुझे लग रहा है, शायद आपके बीएड के पाठ्यक्रम में ये ना हो। अगर हो तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो भी हमारे साथ एनरोल हैं बैच में, उनको ये सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करवा दूंगा, धीरे धीरे करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, सारा हो जाएगा ये आपके लिए उपलब्ध। बाकी आप में से कोई भी हैं जो नया देख रहा है और हमारे बैच के साथ एनरोल होना चाहता है, तो एनरोल हो सकता है वो। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8219312129, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है बैच से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगी सिलेबस की, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। हमने अपने से जो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर हम इसे डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। किसी के साथ भी जुड़कर आप ये ले सकते हो, चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे टेलीग्राम से। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।